नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और आज न्यूज काउंटर पर पहली खबर, वो खबर उस शब्द के बारे में शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, क्योंकि आपने जेनजी तो सुना है, उनका आंदोलन भी देखा। दिल्ली से लेकर देश भर के अलग अलग शहरों में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन आज हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो आंदोलन से जुड़ी हुई है। और इस बार आंदोलन जेनजी ने नहीं, जेन अल्फा ने किया है। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो जेन अल्फा सड़कों पर बैठ गई और प्रदर्शन करने लगी। वो आंदोलन, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेनजीज का वो आंदोलन हुआ था। और आज आपको हम जेन अल्फा के प्रदर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने प्रशासन को घुटनों पर ला दिया है। न्यूज काउंटर में बात जेनजी के बाद अब जेन अल्फा के आंदोलन की हम करने जा रहे हैं। और गुस्सा सिस्टम के खिलाफ है, आक्रोश शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है। यह धरना प्रदर्शन स्कूल में पढ़ाई की मांग को लेकर है। अब जेन अल्फा के आंदोलन की ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर से सामने आई हैं, जहां पर बेगलवा इलाके में पीएमसी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चले भारी हंगामे और प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए। आनंद फानन में 5 शिक्षकों की तत्काल तैनाती की गई और अगले 10 दिनों में 3 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति का लिखित आश्वासन इस प्रदर्शन के बाद सरकार को देना पड़ा है। अब यह प्रदर्शन कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम की उस गहरी नींद पर एक करारा तमाचा था, जो बिना हंगामे के कभी जागता ही नहीं है। और दिल्ली के आंदोलन के बाद अब तमाम जगहों पर लोग उस आंदोलन को इंस्पिरेशन के तौर पर ले रहे हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 17 साल से कम है, कैसे अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब आंदोलन के दौरान एक छात्र का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। हाथ में तख्तियां लिए मैदान में बैठी छात्राओं के बीच इस बच्ची ने चीख चीख कर शासन और प्रशासन से सवाल किया है। वो सवाल जरा सुनिए। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम3 स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। अब छात्रों का यह प्रदर्शन जिसने देखा वो यही कह रहा है, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं। और हक के लिए प्रदर्शन करना ये देश का संविधान उनको अधिकार देता है। अब देखिए माहौल क्या है, मामला क्या है, क्यों बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ा, अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, उसकी डिटेल्स और कुछ ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। पीएमसी स्कूल के हालात जान लीजिए। स्कूल में कुल स्वीकृत पद तो 25 है, मतलब 25 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 7 शिक्षक ही वहां पर तैनात हैं। अब कुछ डिटेल्स जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो जरा जानिए। 7 कर्मचारी, 25 की जगह सिर्फ 7, 18 पद लंबे वक्त से खाली। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था? उन बच्चों को जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में कौन पढ़ने वाले लोग हैं? बहुत वेल ऑफ लोग नहीं है, सामान्य परिवारों से आने वाले, गरीब परिवारों से आने वाले वो बच्चे हैं। वो सरकारी स्कूल जाते हैं लेकिन वहां शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में पढ़ाई हो तो फिर हो कैसे? स्कूल में कुल 340 विद्यार्थी हैं, प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक नहीं है, प्रिंसिपल तक नहीं है इस स्कूल के पास। उप प्रधानाचार्य का पद खाली है, प्रिंसिपल है नहीं, हिंदी हो अंग्रेजी हो उसके तक शिक्षक नहीं है, और गणित विज्ञान के टीचर्स भी नहीं है। ऐसे में कोई करे तो करे क्या?
बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, सरकार सुन नहीं रही थी। अंततः अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए फिर छात्रों को, बच्चों को ये वाला रास्ता चुनना पड़ा। अभी हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये अभी रोड पे आके बैठ गए कि हम स्कूल के अंदर मास्टर ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा सरकार से, कलेक्टर साहब से, भजन लाल जी मुख्यमंत्री से और नरेंद्र मोदी जी से हमारा निवेदन है कि इसकी भर्ती जरा जल्दी से जल्दी करवाएं। अब छात्रों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि यदि तय समय के सीमा के भीतर खाली पदों को स्थायी रूप से, टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं चाहिए, अगर परमानेंटली नहीं भरा गया तो यह आंदोलन स्कूल के गेट से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। और जालौर की इस घटना ने साबित कर दिया है कि हमारा सिस्टम गहरी बेहोशी में है, जिसे जगाने के लिए अब नैनिहालों को पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। अब देखिए अगली खबर, मतलब इस खबर को बदलने जा रहे हैं। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर क्या है, जरा वो जान लीजिए। अगली खबर, भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली आज 2 तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी और पुलिस की छापेमारी ने रेत और कोयला माफियाओं को हिलाकर रख दिया है। कहीं से 15 किलो सोना बरामद हुआ तो कहीं से 28 करोड़ कैश और कहीं तो 160 करोड़ के इन माफियाओं ने म्यूचुअल फंड का पता चला है। बिग बॉल पर लेकर चल रहा हूं, ये तो खबर मैंने बताई है सिर्फ आपको। अब तस्वीरें देखिएगा और तस्वीरें देखकर आप जरूर हैरान होंगे कि कितने बड़े माफिया हैं, कैसे इतना पैसा, इतना सोना, इतनी संपत्ति बना रखे हैं और एजेंसीज को खबर तक नहीं होती है। अब ये 2 तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर ये धनबाद झारखंड की है। जब यहां पर रेड हुई तो मालूम ये चला कि कई करोड़ कैश सोना यहां पर रखा हुआ है। जरा क्लोज फ्रेम में इस धनबाद वाली खबर को लीजिए। और इसके अलावा यह भी पता चला कि यह माफिया 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड करा रखा है। अब उसको भी जब्त करने की बात हो रही है। धनबाद से निकलकर पश्चिम बंगाल ले चलता हूं और दूसरी तस्वीर जो मेरे इस तरफ है, जरा इसको दिखाइए। अब वीरभूमि में क्या हुआ है, एक ट्रक ड्राइवर जो कि अन्य माफियाओं से जुड़ा हुआ था, एक टीएमसी नेता का करीबी बताया जा रहा था, उसके घर पर ये 15 किलो सोना और ये जो बैग्स नजर आ रहे हैं ना इस सोने के बाद वाले विजुअल्स में, इन सब में कैश बरामद हुआ। और इसकी गिनती कैसे हो रही है, सबसे खास बात यह है कि 28 करोड़ का कैश और इस कैश को गिनने के लिए तमाम मशीनें, और ऐसी मशीन 5 मशीन तो खराब हो गई कैश गिनते, क्योंकि कैश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भ्रष्टाचार पर करारी चोट की 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। झारखंड में ईडी ने छापेमारी की, वहीं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में पुलिस ने कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ छापेमारी ने रेत और कोयला माफिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। रेड में क्या क्या जब्त हुआ उसकी एक तस्वीर आपको हमने दिखाया, लेकिन कुछ डिटेल्स और जानिए कि आखिरकार क्या कुछ है इस पूरे मामले में। और ये 4 तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्शन में ईडी है, 31 ठिकानों पर रेड है, कैश बरामद हुआ है, म्यूचुअल फंड को फ्रीज किया गया है और सोना ही सोना, कैश ही कैश चारों तरफ नजर आ रहा है। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर की बात करने जा रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन की बात करते हैं, यानी इसी खबर से जुड़ा हुआ एक एक्सटेंशन और कुछ डिटेल्स। झारखंड के धनबाद में ईडी के एक्शन से खलबली मच गई। अवैध कोयला खनन, रंगदारी, वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह छापेमारी धनबाद के बड़े कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर की गई है। ईडी की टीम ने एक साथ कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों के 31 ठिकानों पर रेड की है। ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक तय समय पर रेड की है और ईडी के रडार पर कौन कौन लोग थे, छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ, यह भी आपको बताएंगे। उसके लिए कुछ ग्राफिक्स और मुझे की वॉल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां मेरे सहयोगी साजिद ने कुछ डिटेल्स बहुत रिसर्च करके निकाला है, जरा वो डिटेल्स आपको दिखाता हूं। अब आपको इस रेड से जुड़ी हुई कुछ और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ईडी की रेड धनबाद में कहां हुई, किन किन लोगों के ठिकानों पर हुई है, वो जरा जान लीजिए। 2 रेड की हमने तस्वीर दिखाई है, एक धनबाद, एक पश्चिम बंगाल का वीरभूमि, लेकिन सबसे पहले बात धनबाद की। अब काले खजाने पर ईडी की रेड हुई है। रडार पर कौन कौन लोग था, अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल। क्यों हुई छापेमारी, अवैध कोयला खनन की खबर थी।
खनन कारोबारियों पर यह था कि वो माफियागिरी कर रहे हैं, कोयले की चोरी और तस्करी और सरकारी खजाने को इसके जरिए नुकसान करके एक बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा की गई थी। अब छापेमारी में मिला क्या? 600 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इन माफियाओं और ठेकेदारों के घरों से बरामद हुआ है। कैश और सोने का तो छोड़ दीजिए, 160 करोड़ इन्वेस्ट किया गया बैंकों में, एसआईपी खरीदी गई, म्यूचुअल फंड, और हर महीने उससे करोड़ों रुपए का ब्याज खाया जा रहा था। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हुआ है। लेकिन अब धनबाद के बाद पश्चिम बंगाल चलिए, वहां ये वाली जो खबर है ना, इसी का एक्सटेंशन है। अब पश्चिम बंगाल वाली खबर जो देखेंगे उसकी तस्वीरें और डिटेल्स आपको चौंकाएंगी, परेशान करेंगी और हैरान भी करेंगी। अब पश्चिम बंगाल के बीरभूमि का जानिए। बीरभूमि में पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में जो मिला उसे देखकर हमारे आपको को छोड़ दिए, जिनका रोज का काम है, उन अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जब मकान की अलमारियों को खोला गया तो कपड़ों की जगह नोटों की गड्डियां और चमचमाता हुआ सोना निकला है। पुलिस ने करीब 15 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 28 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकारी बस ड्राइवर से पत्थर का व्यापारी बना यह शख्स, मीनार मंडल इसका नाम है, और उसके घर से यह तमाम बरामदगी की गई है। जिस शख्स पर यह सब कुछ बरामद हुआ है वो कुछ साल पहले एक ट्रक का ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद वो सरकारी बस के ड्राइवर से पत्थर का कारोबारी बना और उसके बाद यह अकूत संपत्ति जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। अब एलिगेशंस क्या है? मीनार मंडल रेत माफिया है और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत ज्यादा करीबी माना जा रहा था। मीनार मंडल के ठिकानों पर पहले भी रेड पड़ चुके हैं। ईडी ने 2022 में उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा था। ये जो सूटकेस और ये तस्वीरें जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, इनमें से छापेमारी के पैसे बरामद हुए और ये वो बैग्स हैं, वो सोना है जो इस शख्स के घर से बरामद हुआ। और ये शख्स को साल पहले सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था। खैर, अब इस खबर से आगे बढ़ेंगे, ब्रांडिंग चेंज करेंगे। अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं और वो खबर जिससे देश के कई राज्य आज की तारीख में परेशान है। पहाड़ हो या मैदान, बादलों का रौद्र काल देखने को मिल रहा है। लेकिन एनसीआर वालों को मायूसी हाथ लग रही है, क्योंकि यहां पे बारिश नहीं हो रही है। हफ्ते में एक दिन बारिश होती है, लेकिन जहां हो रही है वहां की मुसीबत को बढ़ाकर इस बारिश ने रख दिया है। मानसून की रफ्तार आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रही है। आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से देहरादून, रुद्रप्रयाग, शिमला समेत कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। लगातार डराने वाली तस्वीरें, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर देश के अन्य राज्य, महाराष्ट्र से भी इस तरह की हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब वहीं हरिद्वार में गंगा नदी पूरे उफान पर है। ये तेज बहाव किसी को भी डराने के लिए बहुत ज्यादा है। जरा वो तस्वीर दिखाइए। ऐसे में इस हालात में नदी में नहाने गए 2 श्रद्धालुओं को जैसे तैसे एसडीआरएफ की टीम ने मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन ये सबक है, ये खबर साथ साथ, जब नदी का बहाव इतना ज्यादा हो तो कम से कम उसमें उतरने की हिमाकत तो बिल्कुल भी ना करें, वरना यही अंजाम होगा। वहां तो एसडीआरएफ मौजूद थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। अब पहली तस्वीर हरियाणा के रहने वाले एक शिव भक्त की है, जो हरिद्वार के घाट पर स्नान कर रहा था। तभी अचानक तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कैसे युवक गंगा की लहरों में बेबस होते हुए दूर बहने लगा और देखते ही देखते बीच मझधार में फंस गया। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और टीम ने बोट के जरिए युवक तक अपनी पहुंच बनाया और इसे सुरक्षित किनारे पर निकाल लिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जरा इस तस्वीर को चेंज करिए। अब दूसरी तस्वीर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, दूसरी तस्वीर कांगड़ा घाट की है, जहां भी एक शिव भक्त नहाने के दौरान गंगा के तेज बहाव में बह गया। युवक को बहता देख यहां पर तैनात एसडीआरएफ के कांस्टेबल नितेश खेतवाल बिना सोचे समझे गंगा में युवक को बचाने के लिए कूद पड़े। तेज लहरों के बीच एसडीआरएफ के जवान ने युवक तक अपनी पहुंच बनाई और उसे बाहर निकाल लिया। अब हरिद्वार से ही दूसरी खौफनाक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते सुखी नदी में उफान आ गया है और यहां नदी के बीच रपटे पर खड़ी 2 कारें तेज बहाव में बह गई।
कार बहने की घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचा और पानी का बहाव कम होने के बाद दोनों कारों को जैसे तैसे बाहर निकाला। अब छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माफ करें, तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश ने खेत खलियान पूरी तरह से डूब गया है। आधा दर्जन गांव में लगे सैकड़ों एकड़ धान की फसल इस समय पानी में डूबी हुई है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल को पार करने जैसी गलती कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क और पुल को बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक उड़ेना गांव में पुल और सड़क नहीं बन पा रहा, जिसके चलते इस समय बाढ़ के हालात से इस गांव के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां के गढ़चिरौली में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और करीब 15 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जान से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों के पालन करने की अपील की है। फिलहाल गढ़चिरौली में राहत और बचाव व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और वहीं उत्तराखंड के रामनगर में बाइक सवार की जान पर आफत बनाए जब भारी बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर आ गया। जहां एक और दर्जनों वाहन चालक पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं कुछ बाइक सवारों ने जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। देखते ही देखते तेज बहाव ने बाइक का संतुलन बिगाड़ा और बाइक बहने लगी। मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से यह हादसा टल गया। अब बाढ़ बारिश के बाद इस खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में एफडीए के बड़े फैसले की। मुंबई के 5 वीआईपी क्लबों का फूड लाइसेंस कैंसिल करने के बाद अब एफडीए ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और इससे जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से यानी जंक फूड की बिक्री पर स्कूलों के अंदर और बाहर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्कूलों में अब क्या मिलेगा? सिर्फ फल मिलेंगे, हरी सब्जियां मिलेंगी, साबुत अनाज मिलेगा, दाल और डेयरी के उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में उनके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से उसके प्रदर्शन और विज्ञापन तक पर रोक लगा दी गई है। इस निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपा गया और इस फैसले का मकसद छात्रों के बीच हेल्दी फूड कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये जो स्कूल है इसके 500 फुट के दायरे में यानी 50 मीटर के दायरे में जो सामने आपको सड़क नजर आ रही है, उस 50 मीटर के दायरे में कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं बिकेगी, कोई भी अनहेल्दी सामान नहीं बिकेगा। यानी कि वड़ा पाव, स्नैक्स, जिलेबी, समोसा, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बिकेगा। और इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है उस अंदर की कैंटीन में भी ये सामान नहीं बिकेगा। अब एफडीए के फैसले के बारे में आपको बताने चाह रहा हूं और कुछ डिटेल्स और कुछ ग्राफिक्स। जरा ये जानिए कि महाराष्ट्र में एफडीए काम कैसे कर रहा है और ये आपके बच्चों के सेहत से जुड़ी हुई खबर कितनी इंपॉर्टेंट है। जरा क्लोज फ्रेम लीजिए और इस फ्रेम में दिखाने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इस फैसले में। कैंटीन में क्या मिलेगा और किसकी बिक्री पर लोग है। कैंटीन में मिलेगा फल, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी किसकी बिक्री पर रोक लग गई है, यानी चॉकलेट्स अब स्कूल और उसके आसपास पूरी तरह से बैन रहेंगे। जरा नेक्स्ट प्लेट लाइए। अब कैंटीन में मिलेंगी सब्जियां और कोल्ड ड्रिंक जैसे पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। नेक्स्ट प्लेट। इसके अलावा क्या क्या और कैंटीन में साबुत अनाज मिलेगा, जबकि पिज्जा और बर्गर की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा। कैंटीन में क्या देना मैंडेटरी होगा, यानी दालें जरूर बच्चों को खिलाएं। हाई फैट, हाई शुगर फूड्स को पूरी तरह से बिक्री और कैंटीन में रखना भी रोक होगा। अब कैंटीन में डेयरी प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रति बच्चों में थोड़ा सा बढ़ावा उनको मिले। और क्या अजीनोमोटो युक्त जो फास्ट फूड है यानी चाइनीज फूड पूरी तरह से यहां पर बैन होगा। जो बैलेंस डाइट स्कूल में देना है उसके गाइडलाइंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, एफडीए, पेरेंट्स, स्कूल बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिफाइन किया गया है। इस ऑर्डर के तहत जो 2020 के रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होगा, जिसमें
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करे विद इन द प्रीमाइसेस एंड विद इन 50 मीटर्स ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल। अब एफडीए के नियमों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो एफडीए को धन्यवाद कर रहे हैं कि जो काम स्कूलों को करना चाहिए था कम से कम एफडीए ने उसकी सुध तो ली। अब यह जानिए कि नियमों के दायरे में कौन कौन से स्कूल आते हैं। राज्य के 1,18,000 स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। जितने प्री प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी हैं, सेकेंडरी स्कूल, आवासीय स्कूल, इन सभी में इन नियमों को लागू करना कंपल्शन होगा। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो और सभी शिक्षा बोर्ड इसके दायरे में होंगे। यानी महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्थानीय स्कूल हैं वो भी इसकी जद में होंगे। स्कूल की कैंटीन के नियमों को पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। जेपी सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। इस स्कूल में क्या हुआ है, जैसे ही एफडीए की गाइडलाइन आई है, पूरी की पूरी जो कैंटीन है, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है वो खाली करवा दी गई है। खुद स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमको इस कैंटीन में नज़र आ रहा है। ये देखिए कैंटीन के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। पूरी कैंटीन जो है अंदर से खाली करवा दी गई है। अंदर कोई भी सामान नहीं है। हमने एक तो चिप्स को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है और बच्चों को बहुत मैगी खाने का शौक रहता था, तो हमने मैगी को पूर्णतः बंद कर दिया है। वो आटे वाली मैगी भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा आइडिया है कि मेनली यहाँ पर छाछ, लस्सी, दूध, ये ड्रिंक्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे खैर हम पहले भी नहीं रखते थे। ओके। तो एफडीए की सख्ती के बाद अब स्कूलों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और इन नियमों का सख्ती से पालन कैसे कराया जाए, इसको सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है जरा ये देखिए। अब स्कूलों को क्या करना होगा, जरा क्लोज फ्रेम लीजिए। स्कूलों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। स्कूल के एंट्री गेट पर चेतावनी बोर्ड बाकायदा चस्पा करना होगा और लिखना होगा कि कैंटीन संचालकों का FSAAI लाइसेंस रद्द होना। अगर ऐसा किया तो रद्द हो जाएगा और आपको बिक्री करनी है तो आपको लाइसेंस रखना जरूरी होगा। स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का आपको पालन करना होगा। एफडीए के अधिकारी साल में 2 बार स्कूल का निरीक्षण करेंगे। नियम तोड़ने पर स्कूल पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी इन नियमों में मेंशन की गई है। अब एफडीए के फैसले पर शिक्षकों और अभिभावकों का क्या कहना है, फैसले को लेकर उन्होंने टीवी 9 से क्या कुछ कहा, जरा वो बातचीत सुनिए। महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में अब 50 मीटर के अंदर कोई भी अनहेल्दी फूड न मिले, इसको लेकर एक गाइडलाइन इशू किया है। ये आने वाले भविष्य के नवनिर्माता है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए बैलेंस डाइट जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को। अब महाराष्ट्र की खबर के बाद एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर हिंसा मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिंसा में शामिल छात्रों पर नहीं होगी कोई भी कानूनी कार्रवाई। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी जिस पर पहले से मुकदमा दर्ज है उनको राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। गिरफ्तार और हिरासत में गए लोगों को फिलहाल रिहा करने का फैसला किया जाएगा। जीत भाटी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जीत, हमने सरकार के दोनों वरिष्ठ मंत्रियों और सीजेपी के बीच जो मंथन हुआ था और जो फैसला हुआ था उसको सुना था और उसमें ये तमाम टर्म्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था और इस बात का इंप्लीमेंटेशन होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात जो इस ब्रेकिंग में मुझे नजर आ रही है वो ये कि प्रदर्शनकारियों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो फिर आप इसकी जद में नहीं आएंगे, आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने भी यही तय किया है कि जो भी लोग इस प्रोटेस्ट में छात्रों के बीच में घुसकर जिन्होंने भी हिंसा की
क्योंकि एक आंकड़ा दिल्ली पुलिस का है जिसमें बताया गया कि 2800 से ज्यादा जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो थे, उन्होंने तोड़फोड़ की। अगर वैसे लोग हैं तो उन पर बिल्कुल एक्शन होगा, लेकिन कोई छात्र है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था या उस भीड़ का हिस्सा था और उसके चीजों की समीक्षा की जा रही है, अगर उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर पर्चा दर्ज किया गया तो उनको राहत दी जाएगी। लेकिन ये राहत सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो वहां पर पहुंचे थे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति का जो फेस रिकॉग्निशन मशीन जो लगी हुई थी उस कैमरे के तहत सबका बैकग्राउंड चेक किया गया, पता पाया गया कि 2800 से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां मौजूद थे, उन पर एक्शन होगा। लेकिन जो वहां पर केवल छात्र थे उनको राहत देने की जो है दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है। साफ तौर पर उनके खिलाफ ना सिर्फ भविष्य में कार्रवाई होगी बल्कि अभी भी कोई अगर हिरासत में है तो उसको भी राहत दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीत इस जानकारी के लिए। मतलब इस फैसले का साफ तौर पर यही है कि अगर आप छात्र थे, आंदोलन कर रहे थे तो आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन आपका इतिहास अगर आपराधिक रहा है और आप आंदोलन का हिस्सा रहे हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के चर्चित शालार्थ आईडी घोटाले की। फेक आईडी से धोखाधड़ी किया गया और 160 करोड़ की हेराफेरी। क्या है ये शालार्थ आईडी घोटाला, वो जरा डिकोड करते हैं। शालार्थ सिस्टम यानी शिक्षकों के वेतन के लिए बनाई गई एक सरकारी डिजिटल प्रणाली जिसे पारदर्शिता का पारस मणि बताया गया था, उसे सफोदपोशों ने अपनी अवैध कमाई का एटीएम मशीन बना डाला। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग में शालार्थ आईडी के नाम पर करीब 160 करोड़ रुपयों का एक ऐसा सनसनीखेज महा घोटाला हुआ है जिसने राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने जलगांव के शिक्षण संस्थान संचालक और बीजेपी के नेता संजय गरुड़ को सोलापुर से एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने संजय गरुड़ को 3 अगस्त तक पुलिस के हिरासत में भेजा है। वहीं जलगांव, नासिक, धुले, नंदुबार के 200 से अधिक स्कूलों में फैले इस जाल में अब तक 1200 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, उप निदेशक, स्कूल के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। सरकार से इन टीचर्स को जो पगार आती थी, सरकार को ये लगता था कि ये पगार टीचर को जा रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये टीचर सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे थे, ये कहीं नहीं पढ़ा रहे थे, ये या तो गाड़ी साफ कर रहे थे या तो पौधों में पानी डाल रहे थे, यानी ये टीचर थे ही नहीं। और तकरीबन आप सुनकर चौंक जाएंगे, करीब 10 से 12 साल तक इनको सैलरी मिलती रही। किसी को 50,000 सैलरी मिलती रही, किसी को 40,000 सैलरी मिलती रही। और ये जो सैलरी है ये इन टीचर्स के अकाउंट में जब जाती थी, यानी बोगस टीचर्स के अकाउंट में जब जाती थी, तो ये सैलरी जो है शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट पर्सन्स, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो इसे विड्रॉ करते थे। और जो अकाउंट होल्डर है, यानी जो बोगस टीचर है, उसे 5 से 10,000 रुपए देकर बाकी पूरा पैसा आपस में बांट लेते थे। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको शालार्थ आईटी सिस्टम घोटाला पूरा मामला क्या है उसको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं मैं। देखिए, शालार्थ आईडी सिस्टम जो है वो महाराष्ट्र का एक ऑनलाइन पेरोल कर्मचारी का मैनेजमेंट पोर्टल है, प्रबंधन पोर्टल इसे कहा जाता है। पोर्टल से ही जितने शिक्षक हैं और कर्मचारियों का वेतन जारी करने की बात कही गई थी, इसलिए पोर्टल बनाया गया। सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी शिक्षकों की एंट्री उस पोर्टल में करा दी गई और उसके लिए पैसा कौन दे रहा था? महाराष्ट्र सरकार। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम मिला हुआ था। सालों तक ऐसा दावा किया जा रहा है कि 10 से 12 सालों से वे सरकारी धन का भुगतान कराया जा रहा था और जिनके नाम पर भुगतान कराया जा रहा था वो शिक्षक थे ही नहीं। अब तक 841 ऐसे फर्जी शिक्षक और कर्मचारियों की पहचान की गई है। अब नियुक्ति के लिए शासन से वैध स्वीकृति तक नहीं ली गई और नियुक्तियों के लिए अधिकृत शालार्थ प्रस्ताव भी नहीं था, जबकि सरकारी खजाने को लगातार चोट पहुंचाता गया और इससे भुगतान उन लोगों को कराया गया जो कभी स्कूल में पढ़ाने ही नहीं गए और इसमें सिस्टम के लोग, सत्ताधारी दल के लोग लगातार मिले हुए थे और उनकी गिरफ्तारी और इस घोटाले को अब पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब संजय गरुड़ जो कि एक बीजेपी का नेता है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में जानिए। संजय गरुड़ जैसे राजनेताओं का किसका वर्चस्व प्राप्त था? क्या सत्ता की चादर इतनी बड़ी है कि उसके नीचे सैकड़ों करोड़ रुपए, 160 करोड़ रुपए का खेल आसानी से छिप जाएगा? अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुनिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। मला वाटतं मी स्टेजवर असतानाच मला फोन आला, तर मी तीच माहिती घ्यायचा प्रयत्न करतोय की नेमकं काय झालं, कुठे झालं,
मला अजून त्या संदर्भावर फार माहिती नाही, पण मला फोन निश्चित आलेला होता स्टेजवर असतानाच, म्हणून मी आता इथून गेलो की मी तीच माहिती घेणार आहे. ते तर मोठं स्कॅन्डलच आहे, आपल्याला कल्पना आहे. त्याची चौकशी स्पेशल एसआयटी नेमली गेलेली आहे. पुढे भविष्यामध्ये कोण कोण आहे, काय काय ते सगळे समोर येतील. कि संजय गरुड़ तो जाकी है, अभी बड़ी मछलियां बाकी है. जळगाव मध्ये जे आज या शालेय शिक्षण संस्थेमध्ये लोकांना आमची शाळा ग्रँडेड आहे, प्रायव्हेट शाळेवाल्यामध्ये 20-20, 30-30 लाखाचा रेट ठरलेला आहे आणि हा खूप मोठा घोटाळा आज तर ही सुरुवात जळगावपासून झालेली आहे आणि एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी याच्यासाठी आम्ही अप्पर जिल्हाधिकारी हरकर साहेबांना निवेदन दिलं. और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घोटाले का जाल कहां तक फैला हुआ है, उसको जानने की कोशिश करते हैं. अब जलगांव के इस केस के बारे में जानिए. शिक्षण संस्थान संचालक संजय गरुड़ के 15 स्कूल हैं और वो सत्ताधारी दल का नेता है. उसने क्या किया, 177 फर्जी शिक्षकों और कर्मचारियों की आईडी उससे बरामद हुई है. बैक डेट में इन सभी 177 फर्जी नियुक्तियों को किया गया है. एक ही दिन में धड़ाधड़ 177 आईडी जारी की गई है बिना शासन और प्रशासन से अनुमति लिए हुए. आईडी से सरकारी वेतन और एरियर तक निकाला गया. और धुले केस के बारे में भी जानिए. प्रशांत वाडिले के पास ऑन रिकॉर्ड 65 स्कूल हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह कहती है कि सिर्फ वो 2 ही स्कूल को संचालित कर रहे हैं. प्रशांत वाडिले के फोन से स्कूलों के लेटर हेड मिले हैं. प्रशांत ने फर्जी आईडी के लिए घूस की बात कबूली है और एक फर्जी आईडी सिस्टम में चढ़ाने के लिए 4.5 लाख रुपए घूस दी जाती थी. प्रशांत वाडिले को पुलिस ने धुले से गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. अब सरकारी फाइलों में जिन शिक्षकों के नाम पर हर महीने लाखों का वेतन उठाया जा रहा था, हकीकत में ना तो वैसे कोई स्कूल थे ना ही शिक्षक थे. सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि ज्ञान के मंदिर की चौखट पर बैठकर व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने का एक सोचा समझा संस्थागत खिलौना खेल था. ये जो शालार्थ घोटाला है ये पूरे महाराष्ट्र में पसरा हुआ है. इसकी शुरुआत जळगाव जिला, अमलनेर और नासिक जोन से हमको ज़्यादा मालूमात मिली है. और उसके साथ महाराष्ट्र का थोड़ा यदि कैलकुलेशन किया तो लगभग 1 लाख बोगस शिक्षक, शिक्षित कर्मचारी, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा, जूनियर कॉलेज, अपंग यूनिट और अल्पसंख्यक शाळा, इसमें से पूरे 1 लाख बोगस मान्यता दी गई है. उसमें शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, संचालक, मंत्रालय के सब अधिकारी, सब राजनेता और जिनकी स्कूल है, कॉलेज, वो मंत्री और आमदार, ये सब इसमें इन्वॉल्व है. इनमें कोई ख्याल नहीं दे रहा है. ये बहुत बड़ा घोटाला जो आज तक का भारत का सबसे बड़ा घोटाला है. तो इस खबर के बाद हमें कहना होगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही. कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर. अब तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष.